Okay, hello everyone and welcome back to the channel. Jay sir. Today I'm going to start with the second chapter of science, one is periodic classification of the elements. एक लेक्चर मैंने ऑलरेडी करवा दिया इस वाले केस में, जिसमें मैंने डॉबर्नियस ट्रायड्स एंड न्यूलैंड्स ऑक्टेव के रिगार्डिंग बात किया था. आज हम लोग जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है डिमिट्री मेंडलीव, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे. हमने डिमिट्री मेंडलीव का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बता दिया था, पर देखते क्या इसने बताया था. फिर से रिकैप करवाता हूँ कि मेंडलीव बोल क्या रहा था. जब हम लोग मेंडलीव के बारे में बात करें कि मेंडलीव के जमाने में देयर वर 63 एलिमेंट्स नोन. जब वो अपने एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट करा था तो होल कॉन्सेप्ट क्या था, हर एक साइंटिस्ट यही करने का ट्राई कर रहा था कि इसके बीच में कुछ ना कुछ हमने पैटर्न निकालने का ट्राई करा था, कुछ लॉजिक निकालने का ट्राई करा था कि कुछ लॉजिक मिल जाए तो सारी चीजों को हम बराबर से एक्सप्लेन कर सकें. तो इन्होंने भी क्या किया, इसने भी अरेंजमेंट करना स्टार्ट किया था, जैसे उन दोनों साइंटिस्ट ने किया था. इसने भी क्या किया, इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करना स्टार्ट किया. बट इसने कुछ प्रॉपर्टी दिया. इसने कुछ प्रॉपर्टी मतलब इसका एक लॉ था. वो लॉ वाला पार्ट क्या था, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. अब इस होल स्टेटमेंट का मतलब क्या था, अब इसने क्या लॉजिक लगाया था, जैसे डॉबर्नियर ने लगाया था 3 का ग्रुप बनाने का, जैसे न्यूलैंड्स ऑक्टेव ने क्या कहता 8-8 का ग्रुप बनाया था. इसने तो कुछ ग्रुपिंग वाला पार्ट नहीं किया, बट इसने एक्चुअली क्या किया, एक टेबल बना दिया और उस टेबल को एंटायरली ब्लॉक्स, वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज वाले पार्ट के अंदर उसने क्या किया, डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया. तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल वाले पार्ट डिवाइड करने वाले पार्ट में क्या हो गया, उसने कुछ बनाया ग्रुप्स और कुछ बनाया पीरियड्स. और उसने ये लॉजिक बताया कि हर एक एलिमेंट कुछ समय के बाद, वो क्या हो सकता है 10 एलिमेंट के बाद, 20 एलिमेंट, ऐसा कुछ लॉजिक नंबर नहीं बताया, पर उसने सब बोला कि कुछ एलिमेंट के बाद अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करना स्टार्ट करूंगा तो वो अपनी प्रॉपर्टी को फिर से रिपीट करेगा. तो यार टर्म तुमको दिख रहा है, पर पीरियोडिक फंक्शन, इसका मतलब यही हो गया कि कुछ टाइम के बाद हर एक एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी रिपीट करना स्टार्ट करता है. ऐसे मेंडेलीव ने बता दिया. जब वाला पार्ट बताना स्टार्ट किया तो उसने टेबल बनाना स्टार्ट किया, और जब टेबल देखोगे ऑन द टेक्स्ट बुक, इट्स ऑन पेज नंबर 18. जब हम लोग टेबल की बात कर रहे हैं वो ये वाला पार्ट है. ओके, हम लोग इस सेगमेंट के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं. अब टेबल में उसने क्या क्या वाला पार्ट किया हम थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे टेबल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकालना स्टार्ट किया. जब वो टेबल बना था उसने सारे एलिमेंट्स को उसने ऐसे अरेंज कर लिया कि जो सेम वाले पार्ट रहे वो सेम अलाइनमेंट में ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया. तो ये हिसाब से उसने क्या किया, टोटल अराउंड 7 to 8 ग्रुप्स, अराउंड 7 ग्रुप्स के रिगार्डिंग उसने बात किया था. उसे 7 ग्रुप्स बना दिए थे. और इन ग्रुप्स के नीचे तुम देखो कुछ फॉर्मूला वाला पार्ट है. मैं फॉर्मूला वाला पार्ट बताता हूँ कि फॉर्मूला वाला पार्ट में क्या लिखा है एक्चुअली. अगर ग्रुप वाले पार्ट की बात करें, पहले ग्रुप नंबर 1, ऐसा फिर नेक्स्ट वाला पार्ट इज ग्रुप नंबर 2, नेक्स्ट वाला पार्ट इज ग्रुप नंबर 3 एंड सो ऑन वाला पार्ट है. ओके, जब उसने ग्रुप वाला पार्ट बनाया उसने कुछ जनरल फॉर्मूलाज दिया. अगर जनरल फॉर्मूला ध्यान से देखोगे तो जनरल फॉर्मूला स्टेट्स एज, यहाँ पर उसने लिखा है आर स्क्वायर ओ, यहाँ पर उसने लिखा है सिर्फ आर ओ, और यहाँ पर उसने लिखा है आर स्क्वायर ओ क्यूब. और उसके बाद उसने एलिमेंट्स लिखना स्टार्ट किया. जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एच, यहाँ पर लिखा गया एल आई, उसके बाद आ रहा है एन एंड सो ऑन वाला पार्ट. यहाँ पर आ रहा है बेरिलियम बीई, यहाँ पर आ रहा है मैग्नीशियम एंड सो ऑन, और यहाँ पर आ रहा है उसका बोरॉन, उसके नीचे आ रहा है एल्यूमिनियम एंड सो ऑन. ठीक है, मैं कुछ एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं. ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 वाला पार्ट. तो उसने क्या होल आइडिया क्या किया, उसने पूरे टेबल को बनाया ग्रुप्स एंड पीरियड वाला पार्ट. जो स्टैंडिंग वाला पार्ट है वो ग्रुप वाला पार्ट है, और जो स्लीपिंग वाला पार्ट है वो पीरियड वाला पार्ट है. ओके, तो ये लॉजिक वाले पार्ट में सबसे पहले हम लोग ये आर स्क्वायर ओ का मतलब क्या समझ लेता है. ये तो समझाने के लिए बता रहा हूँ. इसके ऊपर बोर्ड के हिसाब से कोई क्वेश्चन अभी तक कभी आया नहीं है, टेक्स्ट बुक के पीछे भी कोई क्वेश्चन फ्रेम्ड अप नहीं है, तो इसके लिए थोड़ा सा चिल आउट हो सकते हो. ये वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला तो नहीं है, बट लोग लॉजिक पता होना चाहिए. लाइक आज के जमाने में जो भी फॉर्मूला लिखते हैं, कोई भी फॉर्मूला लिख लो, लाइक मैं वाटर का फॉर्मूला लिखता हूँ. अगर हम लोग वाटर के बारे में बात करेंगे तो वाटर का फॉर्मूला में कैसे लिखते हैं, H2O लिखते हैं.
बट पहले के जमाने जो 2 नीचे की तरफ लिखा गया ना, उसको लोग ऐसा लिखते थे H2O। ऐसा वाला पार्ट लिखने का हम लोग का पैटर्न था। मतलब जो भी नंबरिंग हम लोग नीचे की डेट में करते हैं, आज की डेट में, उसको हम लोग नंबर क्या करते थे, ऊपर की तरफ करते थे। तो ये वाले केस में उसने ये फॉर्मूला बनाया। ये आर मतलब क्या होगा, ये आर इस ग्रुप नंबर 1 के सारे एलिमेंट्स कहलाएंगे। ये वाला आर ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स होंगे और ये वाला आर ग्रुप नंबर 3 से एलिमेंट होगा। तो उन्हें बोला अगर इस ग्रुप नंबर 1 की कोई भी एलिमेंट को अगर मैं ऑक्सीजन से रिएक्ट करूंगा तो उसका फॉर्मूला ऐसा वाला ही पार्ट दिखेगा। तो एग्जांपल इज फर्स्ट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मतलब H2 वाला पार्ट हो गया। अगर इसको मैं ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाना स्टार्ट करूंगा तो ये क्या बनाएगा हमारा H2O। सिमिलरली अगर मैं लिथियम Li को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराऊंगा तो ये भी क्या बनाएगा, Li2O बनाएगा। ऐसे में सोडियम Na वाले पार्ट को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराऊंगा तो ये भी क्या बनाएगा, Na2O बनाएगा। तो लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, हर एक वाले पार्ट के नीचे 2 वाला पार्ट आ रहा है। तो उस जमाने में इसको कैसे लिखा जाता था, उसको ऐसे लिखा जाएगा H2O Li स्क्वायर ओ Na स्क्वायर ओ। इसके वजह जनरल फॉर्मूला दे दिया कि R मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन हो सकता है, लिथियम हो सकता है, सोडियम एंड सो ऑन वाला पार्ट हो सकता है। इस ग्रुप नंबर 1 का कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो उसका जनरल फॉर्मूला ऐसा दिखेगा, ऐसा कुछ तो दिखना स्टार्ट करेगा। सेकेंड वाला एग्जांपल लेते हैं, हम लोग ग्रुप नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। ये उन्होंने लिखा RO। R का मतलब क्या होगा, R मतलब इस ग्रुप नंबर 2 के सारे एलिमेंट्स होगा और O मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। तो उन्होंने क्या किया, R मतलब मिला बेरिलियम। अगर मैं बेरिलियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराऊंगा तो सिंपली मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, इट इज BeO, बेरिलियम ऑक्साइड बन रहा है। वैसे मैग्नीशियम वाला पार्ट Mg, तो अगर हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएंगे तो ये भी क्या बनाएगा, MgO, इट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। इक्वेशन बैलेंस नहीं है, उसके तुम लोग नंबरिंग वाला पार्ट थोड़ा कंफ्यूज कर रहे होगा तुम लोगों को। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 1, ऐसा ऐसा कैसे हो रहा है। ये वाले पार्ट जो नंबरिंग वाला पार्ट जो अप एंड डाउन वाला पार्ट दिख रहा है, ये चैप्टर नंबर 3 करेंगे बैलेंसिंग द इक्वेशन वाला पार्ट, तब तुम लोग को समझेगा कि वाला पार्ट कैसे होगा। फिलहाल के समझ लो कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो वाटर वाला पार्ट बन रहा है। ओके, ऐसे करते करते उसने सारे एलिमेंट्स बनाना स्टार्ट किया और उसका जनरल फॉर्मूलाज भी दे दिया। अब ये वाला बंदा बहुत स्मार्ट था। अब स्मार्ट क्यों बोलते हैं, मैंने इसको पहले भी बताया कि कभी कभी लगता है हम ही भगवान है। तो ये भगवान वाला पार्ट हम उसको क्यों मान रहे हैं, रशियन लोगों ने इतना क्यों मान लिया इसको, फॉर द रीजन वॉज जब ये टेबल बना रहा था तो इसके दिमाग में बहुत क्लियरिटी था। उसके दिमाग में क्लियरिटी ये था कि आज की डेट में जो इन्फॉर्मेशन मुझे पता है उससे कहीं ज्यादा इन्फॉर्मेशन आगे भविष्य में आने वाला है। तो आज अगर जो मुझे एलिमेंट्स पता है, उसको पता था 63 एलिमेंट्स मैंने प्रीवियसली लिखा था, उसके जमाने में 63 एलिमेंट्स पता था। बट उसको पता था कि जो इन्फॉर्मेशन मुझे आज पता है ना, उससे और ज्यादा एलिमेंट्स आगे फ्यूचर में आएंगे। तो उसने जब टेबल बनाना स्टार्ट किया, उस टेबल के अंदर उसने कुछ कुछ ऐसी चीजें कर दी जिसकी वजह से लोगों ने इसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट भी कर लिया। तो देखते हैं इस वाले पार्ट को क्या है। इसी वाले पार्ट को हम एक्चुअली बोलते हैं मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेरिट्स वाला पार्ट एंड डीमेरिट्स वाला पार्ट दोनों ही बात करेंगे हम लोग कि मेंडलीव ने क्या खासियत थी और क्या बुराइयां रह गई थी उसके अंदर, जो बुराइयां हम लोग निकाल रहे हैं। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो पहले लोग मैरिट्स के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज द मैरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ये पूरा आंसर आप लोगों को पेज नंबर 19 पे दिया गया है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पेज। इफ यू आर देयर विद द टेक्स्ट बुक, तो अगर तुम ये वाला पेज देखोगे, दिस इज योर आंसर फॉर दिस वाला पार्ट। आप लोगों को ये आंसर बहुत अच्छे से लर्न करना होगा, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट भी है। अगेन अब पहले वाला कॉन्सेप्ट में एक एक पॉइंट में अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि मैरिज एंड डीमैरिज वाला पार्ट में क्या है। पहले हम मैरिज के बारे में बात करते हैं। मैरिज का मतलब क्या होता है, इट्स कॉल्ड एडवांटेज। मतलब इसके क्या क्या फायदे थे, जब उसने वो टेबल बनाया था उस टेबल के क्या क्या लोगों को यूज हुआ, मतलब जैसे टेबल बनाया लोगों ने एक्सेप्ट कैसे कर लिया। ऐसा इसने क्या कर दिया कि लोगों ने रेडिली एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई तूने जो बताया वो सब। यार न्यूलैंड ने भी तो टेबल बनाया था, डॉबर्ट ने भी ट्रायड बनाया था, तो लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, बट इसको एक्सेप्ट करके इसके मैरिट्स निकाल दिया। न्यूलैंड का तो मैंने लिमिटेशंस निकाल दिया, इस तरह में ये खामियां तो इस टेबल को सही कर दिया। मेंडलीव वाले पर लोग क्या पढ़ रहे हैं, मेरिट्स पढ़ रहे हैं। मतलब इसने जो बातें बताई थी उसके कुछ कुछ फायदे निकल के आए थे जिसके लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। तो क्या फायदा आया था, तो फर्स्ट पॉइंट वाज ही रिवाइज्ड the atomic masses of some elements। इसका एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल वाला पार्ट क्या है, एग्जाम्पल इज बेरिलियम। बेरिलियम का सिनेरियो ये था, बेरिलियम का एटॉमिक मास पहले था 14.09 विच वाज करेक्टेड टू 9.4
and was placed before boron। ये तुम्हारा टेक्स्ट बुक का मेन वर्ड, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट का जो मेन आइडिया है वो इसी पॉइंट का मतलब है कि उसने क्या किया, उसने सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को क्या किया, रिवाइज करना स्टार्ट किया। अब एटॉमिक मास को रिवाइज करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? इंपॉर्टेंट वाला पार्ट ये था, अगर तुम इसका अरेंजमेंट को याद रखोगे, हर एक एलिमेंट को कैसे अरेंज कर रहे थे, उन लोग के वजन से अरेंज कर रहे थे ना। पहले हल्का एलिमेंट रखेंगे, फिर उससे भारी एलिमेंट रखेंगे, फिर उससे भारी एलिमेंट रखेंगे एंड सो ऑन वाला पार्ट। तो मान लेते मैं एग्जांपल लेता समझाने के लिए कि मान लो मैं 3 एलिमेंट लेता हूं, मैं 3 बंदे लेता हूं, मान लो एक बंदा ए है, एक बंदा बी है और एक बंदा सी है। मैं इन लोगों को ऐसा अरेंज करना चाहता हूं, मतलब मेरा अरेंजमेंट का स्टाइल ये होगा, जो हल्का फुल्का आदमी होगा उसको आगे रखेंगे, फिर उससे भारी वाले को आगे रखेंगे, फिर उससे भारी वाले उसको और आगे रखेंगे। तो मान लेते मैं एबीसी का रैंडमली बताता हूँ कि ए, इधर ही लिख देता हूँ, ए का वजन है 50, बी का वजन है 40 और सी का वजन है 45। तो अब तुम उसको अरेंज कैसे करोगे? तो हम लोग क्या, सबसे हल्का वाला पार्ट, मतलब पहले क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए, बिकॉज उसका वेट 40 है। उससे भारी कौन है, सी वाला पार्ट है, उसके बाद सी आना चाहिए, उसके बाद कौन आना चाहिए, ए आना चाहिए। अगेन ये मेरा अरेंजमेंट हो गया। बट अगर मान लो मैं बोलता हूँ ओ मिस्टेक हो गया मुझसे, ये एक्चुअली ये 50 वाला पार्ट के 40 वाला जो पार्ट है, इसका वजन 40 नहीं है, इसका वजन तो 60 है। तो अब क्या हो जाएगा सर? बट ऑब्वियस है, यहाँ पर बी हट जाएगा, मतलब अरेंजमेंट में चेंज हो गया ना। ऐसा ही कुछ इन लोगों के साथ भी हुआ था। बेरिलियम का एटॉमिक मास पहले उन लोगों को लगा 14.09 है। जब 14.09 था तो उसका प्लेस कहीं और आगे चला गया था, मतलब गलत जगह बैठ गया था। क्योंकि अगर वो गलत जगह पे चला जाएगा तो इसने पूरा टेबल जो बनाया था, टेबल में कैसे करते, ग्रुप 1 में सारे सेम एलिमेंट्स आते थे, ग्रुप 2 में सारे सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो ऐसे वाले पार्ट में वो कहीं आगे चला गया था, तो उसका मिसमैच हो रहा है ना ऊपर वाले के साथ या नीचे वाले का मिसमैच हो रहा है। तो उसने क्या किया, एटॉमिक मासेस को रिवाइज किया। जब ये रिवाइज किया तो बेरिलियम को एक्चुअली उसकी सही जगह मिल गई और उसको कहां पर प्लेस किया था, बोरॉन के पहले। मतलब उस कैसा हो गया, जैसे यहाँ पर अरेंजमेंट हो गया था। ये 60 वाला पार्ट आने की वजह से क्या होगा, सी वाला पार्ट आगे चला जा रहा है हमारा, फिर ए वाला पार्ट आ गया, अब बाद में हमारा बी वाला पार्ट आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, अरेंजमेंट चेंज हो गया और वो कहीं और जगह प्लेस हो गया। वैसे ही बेरिलियम वाला पार्ट एंड बोरॉन वाले पार्ट के अंदर कैसा हो रहा था, अब मैं इसके हिसाब से समझाता हूँ कि बोरॉन वाले पार्ट के हिसाब से कैसा होता कि पहले अरेंजमेंट के हिसाब से लिथियम आ रहा था, फिर बोरॉन आ रहा था और फिर बेरिलियम आ रहा था। क्योंकि वजन के हिसाब से इसका वजन 14.09 आ रहा था, जो बोरॉन से भारी था। उसके लिए बोरॉन के बाद में प्लेस करेंगे, बिकॉज लॉजिक हम लोग यही लगाए थे, हल्का फिर उससे भारी फिर उससे भारी। फिर जब उनको ये पता चला कि भाई बेरिलियम के वजन में ही गड़बड़ है, इसका वजन 14.09 नहीं है, इसका वजन तो 9.4 है। जब 9.4 निकाला तो लोगों को ये समझ गया कि बोरॉन तो इससे भारी है, तो ऑटोमेटिकली इसकी जगह क्या हो गया, पीछे चला गया और इसकी जगह कहां चली गई, आगे चली गई। फिर लॉजिकली कैसे बन गया, लिथियम बन गया, फिर बन गया बेरिलियम और फिर बन गया बोरॉन। ऐसे करके हर एक एलिमेंट्स का उसने एटॉमिक एलिमेंट्स को मास को चेक किया और उसकी सही जगह पे उसको अरेंज करना स्टार्ट किया, विच वाज वेरी हेल्पफुल फॉर हिम इन द टेबल वाला पार्ट। तो ये हो गया उसका फर्स्ट मेरिट वाला पार्ट। तो दोनों मेन पॉइंट तो यही होगा, ही रिवाइज द एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट्स। जो टेक्स्ट बुक में एग्जांपल दिया तुम वही एग्जांपल लिखोगे, बेरिलियम एटॉमिक मास वाज 14.09 which was corrected value to 9.4 and was placed before boron. This is your first point, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब नेक्स्ट पॉइंट वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि जब लोग बोलते हैं कभी कभी लगता है आपको नहीं भगवान है, वो भगवान वाला पार्ट हम लोग बोल क्यों रहे इसको, आगे कब से बोले सर भगवान है भगवान, क्या भगवान की किया इसने। तो ये वाले पार्ट में बात करते हैं कि इसने क्या कर दिया, जब इसके पास इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल था वो समय में इसने क्या किया, कुछ खाली खाली जगह रख दिया। खाली खाली जगह रख के उसने क्या कर दिया, अरेंजमेंट के हिसाब से देखते हैं। अगर टेबल वाला पार्ट देखो, मैं तुम्हें टेबल दिखाता हूँ, यहाँ पे तुम्हें टेबल दिख रहा होगा। अगर इस टेबल वाले पार्ट को ध्यान से देखोगे तो इस ग्रुप नंबर 3 वाले पार्ट को देखो, तो दिख रहा है पर एल्यूमिनियम के नीचे वाले पार्ट में ब्लैंक दिख रहा है, ऐसे उसके जस्ट नीचे वाला पार्ट ब्लैंक दिख रहा है, ऐसे उसके जस्ट बाजू वाला ब्लैंक दिख रहा है। ये वाला पार्ट लिख देता हूँ कि उसने कैसे किया। ग्रुप नंबर 3 बना रहा हूं मैं सिर्फ, ग्रुप नंबर 3 और ये ग्रुप नंबर 4 वाले बात करते हैं, ठीक है। ग्रुप नंबर 3 के एलिमेंट्स वाले पार्ट में क्या था, एक था बोरॉन, उसके नीचे आ रहा है एल्यूमिनियम, उसके नीचे कुछ नहीं आ रहा है तो उसने डैश क्वेश्चन मार्क लगा दिया, और उसके नीचे भी कुछ नहीं आ रहा है, एक और डैश लगा दिया। सिमिलरली ग्रुप नंबर 4 वाली बात करेंगे तो यहाँ पर कार्बन आ गया, उसके नीचे सिलिकॉन आ रहा है, उसके नीचे टीआई वाला पार्ट आ रहा है और उसके नीचे अगेन क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है। अब उसने कैसे बोल दिया, आजू बाजू के एलिमेंट्स, नेबरिंग एलिमेंट्स देख के उसने ये बताया कि यहाँ पर कोई दूसरा एलिमेंट आने वाला है, बिकॉज इसकी प्रॉपर्टी इसे मैच नहीं कर रही थी। एक्चुअली एल्यूमिनियम के बाद उसके पास नेक्स्ट एलिमेंट जो अवेलेबल था
वो टी आई वाला पार्ट था, तो टी आई वाले की प्रॉपर्टी सिलिकॉन से मैच कर देती। तो यहाँ पर जो एलिमेंट उसके अवेलेबल था, जो लाइन में आ रहा था, वो वाली प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम से मैच नहीं कर रहा था। वैसे यहाँ पर एक और जो एलिमेंट था, उसकी प्रॉपर्टी किसी से मैच नहीं कर रही थी। तो जब उसको लगा, मतलब उसने कैसे कर दिया होगा, सारे एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया, ग्रुप 1 बनाया, फिर ग्रुप 2 बनाया, फिर ग्रुप 3 बनाया, सो ऑन बनाया। हर एक एलिमेंट को उसने प्लेस करना स्टार्ट किया। जब उसको लगा कि इसकी प्रॉपर्टी ऊपर वाले से मैच नहीं कर रही है, तो उसने जबरदस्ती वहां पर नहीं रखा, वो आगे चला गया। तो यहाँ से अगर जब सीरीज से लाइन से आ रहा होगा, जैसे यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 था, जैसा ग्रुप नंबर 1 था, वो ग्रुप नंबर 1 में एलिमेंट प्लेस किया, फिर ग्रुप नंबर 2 में प्लेस किया, 3 में प्लेस किया, 4 में, सो ऑन चलते गया। जैसे वो एल्यूमिनियम के पास आया, तो उसे चेकआउट किया कि एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी बोरॉन से मैच कर रही है, तो उसने एल्यूमिनियम के नीचे रख दिया। जब ऐसे आगे चलते आया, तो मान लो टीआई लेके आया, टीआई एलिमेंट ने से देखा कि टीआई तो एल्यूमिनियम से मैच नहीं कर रहा है, तो उसने जगह खाली छोड़ दिया और उसने ये बोला कि इन नियर फ्यूचर में ऐसा कोई एलिमेंट आएगा जिसका प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम से मैच कर रहा होगा, और ये वाली प्रॉपर्टी को उसने छोड़ दिया रिलीज। और उसने इसकी कोई प्रॉपर्टी भी बताया, नेबरिंग एलिमेंट से देखे क्या बोला उसने कि इसका जो वजन होगा ना, उसका वजन 44 होगा। ऐसे उसके नीचे वाले एलिमेंट का बताया कि उसका वजन कितना होगा, 68 होगा। ऐसे इसका वजन बता दिया कि उसका वजन कितना होगा, 72। तो हम यहाँ पर मेन पॉइंट क्या बोल रहे हैं, ही केप्ट सम वेकेंट प्लेसेस। वेकेंट मतलब क्या हो गया, खाली जगह रखा। तो जब वो अरेंज कर रहा था और उसको लगा कि ऊपर वाले एलिमेंट्स इसकी प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रही, उसने जगह को खाली छोड़ दिया और उसने इसका प्रेडिक्शन दे दिया। प्रेडिक्शन दिया मतलब भगवान हो गया। जैसे ये प्रेडिक्शन दे दिया कि ये फ्यूचर में जाकर ऐसा कोई एलिमेंट आएगा और उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर बराबर मैच करेगी, तो ये जगह ऑक्यूपाई भी करेगी। तो उसने ये वाली जगह को बाद में ऑक्यूपाई भी करवाया था। सो ही केप्ट सम वेकेंट प्लेसेस, और जो उसने वेकेंट प्लेसेस रखा तो उसका कुछ नाम भी दिया। उसने नाम क्या दिया, पहले वाले का नाम दिया उसने एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एंड नेक्स्ट वाला पार्ट इज एका सिलिकॉन। ये उसने नाम कैसे दिया, लाइक ये वाला पार्ट देखो, ये बी फॉर बोरॉन, तो बोरॉन के नीचे वाले पार्ट को उसने क्या दिया, एका बोरॉन, तो इसका उसने नाम दे दिया एका बोरॉन। उसके नीचे एल्यूमिनियम वाला पार्ट है, तो उसके इसका नाम क्या दिया उसने, एका एल्यूमिनियम वाला पार्ट दिया। वैसे लोग यहाँ पर देखिए सिलिकॉन, ऐसा मतलब सिलिकॉन हो गया, तो उसने इस वाले का नाम क्या दे दिया, एका सिलिकॉन दे दिया। तो उसने उसका वजन भी बता दिया कि भविष्य में जो एका बोरॉन करके जो एलिमेंट आने वाला है, उसका जो वजन होगा वो होगा 44। एल्यूमिनियम का वजन जो तुमने यहाँ पर दिखाया, उसने वजन कितना बताया, 68, एंड एक्टा सिलिकॉन का वजन उसने कितना बता दिया, 72 बता दिया। अब ऐसी कुछ भविष्यवाणी अगर आज मैं कर दूं तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें बोल दूं चलो यार तुम लोग 10th में 95% लाने वाले हो, और तुम लोग को सच में आ जाए, तो यू विल बी लाइक अरे यार सर ने बोला और बात तो सही निकली। ऐसा वाला पार्ट है कि जब तुम लोग लाइक किसी पंडित के पास भी जाते हो, मान लो ओके, लाइक अगर तुम हॉरोस्कोप वाला पढ़ेगा, पंडित के पास जाओगे और पंडित तुम्हारे लिए इन फ्यूचर कुछ प्रेडिक्ट करके रख दे कि भाई तुम्हारा ऐसा कुछ होने वाला है, फ्यूचर में कुछ अच्छा होगा, या तुम्हारा कुछ बंगला गाड़ी सब कुछ हो, सब कुछ होगा, और तुम्हारा नियर फ्यूचर में वो चीजें हो जाए, तो तुम उस पंडित को कैसे बहुत डेस्परेटली, फिर वो बंदा जो बोले चाहे वो बाद में सही हो ना हो, उसने तब सही बोला था, तो अब वापस जो बोलेगा तुम उसकी बात मानोगे ही मानोगे। सिमिलरली मेंडलीव ने जब ये बात बता दी थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, और ऐसा कुछ बाद में सही में हो भी गया, तो लोगों ने इसकी बात को क्या किया, बहुत क्विकली एक्सेप्ट कर लिया। तो उसका बाद में क्या हुआ, ये जो एका बोरॉन था, इसका नाम बन के आया स्कैंडियम। एका एल्यूमिनियम बना गैलियम, एंड द लास्ट वाला पार्ट था वो था हमारा जर्मेनियम। सो दिस वर द एक्चुअल 3 एलिमेंट्स जो बहुत बाद में डिस्कवर हुआ था, जब तक उसने ऑलरेडी अपना टेबल बना लिया। उसने जो पैटर्न निकालने का ट्राई किया वो पैटर्न निकल चुका था, और उस पैटर्न के हिसाब से उसने 3 जगह खाली रखा था, और उसने 3 खाली जगह की 3 एलिमेंट्स को प्रेडिक्ट कर दिया था, और उसका वजन कितना होने वाला है वो भी बता दिया था। और लेटर ऑन आफ्टर सम इयर्स ये एक्चुअल ऐसे कुछ एलिमेंट्स निकले जिसकी प्रॉपर्टी जो उसने बताया था उससे मैच करा था। तो लोग बहुत कन्विंस हो गए कि भाई तूने जो बोला वो बात सही निकला। तो लोगों को क्या लगा, इसका जो होल आइडिया था, टेबल बनाने का जो होल कंसेप्ट था, ये वाला पार्ट कहीं ना कहीं बहुत सही है, तो हम लोग को इसकी बात को मानना ही पड़ेगा, बिकॉज यू डू नॉट हैड एनी चॉइस कि भाई तू इतना बोल रहा है और मैं भविष्य बता के तूने ये बोल दिया, तो बात तो सही होगा, तभी साइंस इतना डेवलप नहीं था। तो बट इसने फिर भी इतना अपना बिग ब्रेन यूज करके जो काम निकाला था, इसकी वजह से, इसका सेकंड वाला पॉइंट की वजह से इसको ज्यादा पॉपुलैरिटी भी मिला। तो रशिया में एक्चुअली एक पूरा स्टैचू बना के रखा है इसका, और एक पूरा दीवार के ऊपर इसका पूरा मेंडली ने जो टेबल बनाया ना, उसका पूरा टेबल भी बना के रखा, मतलब इसको इतना वाला वो दर्जा दिया गया उधर। Then comes the next wala part. This is your second point, and comes the third point. Third point वाला part is, बात करते हैं हम लोग नोबल एलिमेंट्स की। अब नोबल एलिमेंट्स वाला पार्ट कैसा है,
which is the third point, is noble elements. नोबल एलिमेंट्स बोल लो, नोबल गैस बोल लो, या इनर्ट एलिमेंट्स बोल लो, इनर्ट गैस बोल लो, सो ऑन वाला पार्ट। आप लोगों ने ये वाला पार्ट पहले भी सुना है, आप लोगों ने 8th में नोबल एलिमेंट्स वाला पार्ट किया है। याद वाला पार्ट की हम लोग बाद में करेंगे, आपको कितना याद है, बट फिलहाल के लिए बताता हूँ कि नोबल एलिमेंट वाला पार्ट या नोबल गैस वाला पार्ट क्या होता है। ये ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनकी वैलेंसी 0 होती है। ओके, इसकी वैलेंसी क्या होती है? 0 होती है। ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो नॉन रिएक्टिव होते हैं। नॉन रिएक्टिव वाला मतलब ये क्या होगा? ये वाले पार्ट का एग्जांपल क्या है हमारे पास? इट इज हीलियम, इट इज नियॉन, इट इज आर्गन। ये कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं, मतलब ये वाला पार्ट को हम जीरो वैलेंसी क्यों बोलते हैं, नॉन रिएक्टिव क्यों बोलते हैं? अगर हम लोग हीलियम, नियॉन, आर्गन की बात करें, जितना इलेक्ट्रॉन हर एक शेल में होना चाहिए उतना इलेक्ट्रॉन्स पूरा है इसके पास। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता है, तो पूरा ऑक्यूपाइड है। नियॉन वाले पार्ट के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों शेल, फर्स्ट शेल और सेकंड शेल में 2 और 8 मिलके टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, तो ये पूरा कंप्लीट है। तो ये वाले पार्ट में क्या हो रहा है? ये वो एलिमेंट्स है जिनके पास जितने इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट होता है उतना इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है। तो जितना रिक्वायरमेंट है अगर ऑलरेडी है उसके पास, तो किसी से रिएक्ट क्यों करेगा? तो ना किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पसंद करेगा, ना किसी से एक्सेप्ट करना पसंद करेगा। उसके लिए लोग क्या बन जाते हैं? नॉन रिएक्टिव। अगर वो नॉन रिएक्टिव बन जाएगा, डोनेट ही नहीं कर रहा है, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, तो वैलेंसी हो गया 0। इसके लिए इन लोगों को वैलेंसी 0 वाला पार्ट कहलाता है। तो जब मेंडलीव ने टेबल बनाया था, तो इस टेबल वाले पार्ट के टाइम पे हीलियम, नियॉन, आर्गन डिस्कवर ही नहीं हुए थे। मतलब अभी तक पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ एलिमेंट्स भी भविष्य में आने वाला है। अब आ तो गए बाद में, उसको कहीं ना कहीं टेबल में फिट भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसको भगवान बना लिया था, वेकेंट प्लेसेस रखा था उसने, तो उसको हम लोग उसकी बात तो मान रहे थे, तो उसकी टेबल को हमने एक्सेप्ट कर लिया। अगर टेबल एक्सेप्ट हो रहा है और बाद में ऐसा कुछ एलिमेंट आ रहा है, तो उस टेबल के अंदर उसको फिट करना पड़ेगा कैसे ना कैसे। तो उन्होंने क्या किया? बहुत स्मार्टली उन्होंने एक नया ग्रुप बनाया कॉल्ड एज जीरो ग्रुप। और ये जीरो ग्रुप का नाम भी क्यों रखा था? सबका वैलेंसी 0 होता है उसके अंदर। तो ये सारे के सारे उन्होंने एक जीरो ग्रुप बनाया और सारे एलिमेंट्स को उस टेबल के अंदर फिट कर दिया, उस ग्रुप के अंदर फिट कर दिया। और वो ग्रुप को जब टेबल में रखा गया, तो टेबल में कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं हुआ, पूरा का पूरा बराबर फिट हो गया। और इसके वजह से इसके मैरिज वाले पार्ट में भी इसको काउंट कर रहे हैं। तो एक नया ग्रुप बनाया गया, जीरो ग्रुप, विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल टेबल। दिस ऑल नोबल एलिमेंट्स वर वेरी वेल फिटेड इन द टेबल। सो उसके लिए हम लोग इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे और इस वाले पार्ट को भी हम लोग किसमें कंसीडर करेंगे? मैरिज में कंसीडर करेंगे। सो देयर आर मेनली 3 पॉइंट्स। पहला वाला पार्ट क्या था हमारा? मैं रिवाइज करवा देता हूँ। लाइक पहला वाला पार्ट क्या था हमारा? दैट एटॉमिक masses of some elements were revised। कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को रिवाइज किया था। एग्जांपल वाज बेरिलियम, जिसका एटॉमिक मास 14.09 था, which was corrected to 9.4 और उसको बोरॉन के पहले प्लेस किया। सेकेंड वाला पार्ट था, he kept some vacant places, खाली खाली जगह रखी थी, एंड इन वेकेंट प्लेसेस में कौन सा एलिमेंट फ्यूचर में आएगा उसे प्रेडिक्ट भी कर दिया था, और उसे 3 नाम दिया। वन वाज एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन। उसका क्या वजन हो गया, वजन भी बताया था। एटॉमिक मास वाज 44, 68, 72 और उसकी प्रॉपर्टीज भी उसने बताया था। और लेटर ऑन एक्चुअली वो एलिमेंट्स डिस्कवर भी हो गए और लोगों को मानना पड़ गया। और वो एलिमेंट्स के क्या नाम बने थे? वन वाज स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम। ऑर्डर के हिसाब से याद रखना, इसमें से सेकंड पॉइंट में से एक एक मार्क का अलग से क्वेश्चन भी बन के आ सकता है। एक कंप्लीट डायनालॉग वाला पार्ट होता है ना, कोरिलेशन वाला पार्ट। तो एक्का बोरॉन का नाम ये है, तो एक्का सिलिकॉन का नाम क्या होगा, ऐसा आप लोगों को पूछ सकते हैं। ओके, तो ये वाला पार्ट हो गया। एंड थर्ड वाला पार्ट वाज नोबल एलिमेंट्स। नोबल एलिमेंट्स जब डिस्कवर हुए थे, बहुत लेटली डिस्कवर हुए थे, जब तक टेबल ऑलरेडी बन चुका था। इन्होंने जीरो ग्रुप बनाया और उस जीरो ग्रुप को टेबल में फिट करके विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल टेबल करके फिट कर दिया। जब फिट हो गया तो टेबल डिस्टर्ब भी नहीं हुआ और वो बराबर फिट भी हो गए थे। इसके लिए हम लोग इसको किसमें कंसीडर करते हैं? मैरिज में कंसीडर करते हैं। ओके, अब इसकी मैरिज वाली पार्ट तो हो गया, बट मैरिज ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं, क्योंकि लोग तो उंगलियां उठाएंगे ही कि भाई तूने काम अच्छा किया है, तो तेरी बुराइयां भी हम निकालेंगे। तो इसके बाद में इसकी डीमैरिज वाले पार्ट स्टार्ट हुए। तो डीमैरिज वाला पार्ट में क्या देखते हैं? मैरिज 3 है, डीमैरिज 4 है। ओके, तो 4 डीमैरिज मतलब क्या आ गया? व्हाट वाज द डिसएडवांटेज, मतलब ऐसी कौन सी बात लोगों को खटकने लग गई जिससे हम लोग उसको मान नहीं रहे थे। तो ये वाले केस में क्या हो गया? फर्स्ट वाला पॉइंट, द होल एटम, the whole atomic mass, the whole तो लिखा ही नहीं मैंने, the whole atomic mass of cobalt and nickel was same। अब पंगा यहां पर भी हो गया
जैसे लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड में प्रॉब्लम हुआ था, कोबाल्ट एंड निकल को उन्होंने एक ही बॉक्स में प्लेस किया था, वो सेम प्रॉब्लम मेंडेलीव को भी आ गया। अब ये प्रॉब्लम आ क्यों रहा था? एक्चुअली अगर हम देखेंगे, कोबाल्ट का जो वजन है वो है 59 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा, एंड निकल का जो वजन होगा वो भी कितना है? 59 है। मतलब इसका वजन क्या होगा? 58 पॉइंट समथिंग, इसका भी वजन क्या है? 58 पॉइंट समथिंग। दोनों को राउंड अप करके क्या कर दिया? 59 59 कर दिया। अब हम लोग अरेंजमेंट कैसे कर रहे थे? एटॉमिक मास के हिसाब से, हल्का वाला फिर भारी वाला फिर भारी वाला। अब इन दोनों का वजन तो सेम आ गया। अगर इन दोनों का वजन सेम आ गया तो उसको मैं दो अलग अलग बॉक्स में कैसे फिट करूंगा? इन लोग को तो मुझे एक साथ रखना पड़ेगा, और अगर एक साथ रखेंगे तो ये भेदभाव हो गया, ऐसे चलेगा नहीं। हम लोग को हर एक बॉक्स के लिए एक एक एलिमेंट चाहिए था, तो कोबाल्ट एंड निकल ने फिर पंगा कर दिया। तो ये वाला पार्ट इसके डिमेरिट्स में आ जाएगा कि उन लोगों का होल एटॉमिक मास सेम था, तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन था। टेक्स्ट बुक में वर्ड यूज किया एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी इज नथिंग बट द कंफ्यूजन। इट वाज एन एम्बिग्यूटी दैट वेयर टू प्लेस देम। टेबल में उन लोग को दो अलग अलग जगह कैसे दे हम लोग? दोनों का एटॉमिक मास सेम आ गया तो उन लोगों को एक ही बॉक्स में रखना पड़ गया था मजबूरी के तौर पे। उन लोगों को अलग अलग रखना था, बट उन लोगों को ऐसा कुछ आइडिया ही नहीं मिला कि इन लोगों को अलग कैसे किया जाए। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड वाला पॉइंट इज आइसोटोप्स। आइसोटोप्स वाला पहले समझते हैं, तुम लोग ऑटोमेटिक समझ जाएगा इसका प्रॉब्लम क्या था। तो लोग हमेशा याद रखना कि हम लोग जो अरेंजमेंट कर रहे हैं, हर बंदे को एक बॉक्स ही मिलेगा। ऐसा किसी का नहीं होगा कि सबको 10-10 बॉक्स मिलना चालू कर दे, या एक के अंदर 10-12 जन को भर दे। एक एलिमेंट एक बॉक्स, एक एलिमेंट एक बॉक्स, सिंपल कंसेप्ट हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो गया था? एक एलिमेंट को एक बॉक्स मिलना चाहिए, तो ये एक ही बॉक्स में दो एलिमेंट आ गया, तो हमने एक्सेप्ट नहीं किया कि नहीं भाई ये तो नहीं चलेगा, हम लोग को नहीं चाहिए। हर एक को सबके इक्वल वाला पार्ट होना चाहिए, ऐसा किसी का भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो हमने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। आइसोटोप्स वाला पार्ट क्या होता है? आइसोटोप्स का मतलब होता है, जो टेक्स्ट बुक बता रहा है, सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। मैं को थोड़ा और एड ऑन करता हूं, इट इज सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ये वाला पार्ट याद रखोगे, ज्यादा समझेगा तुम लोग को। ये तो टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन है कि प्रॉपर्टी सेम होता है, एटॉमिक मास अलग अलग होता है। एक एग्जांपल देता हूँ, लाइक हम लोग ले लेते हैं कार्बन की बात करते हैं। कार्बन एक्चुअली नॉर्मल कार्बन होता है, उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होता है। 6 इलेक्ट्रॉन होगा तो 6 प्रोटॉन होगा, तो एटॉमिक नंबर सेम होता है, और उसका मास कितना होता है? 12। ओके, तो अब हम लोग इसको स्टेट कैसे करते हैं? अगर हम इसके न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे, प्रोटॉन 6 है, न्यूट्रॉन भी कितना है? 6 है, और 6 + 6 कितना बन गया? 12। ये हो गया एक कार्बन। ऐसा एक और कार्बन देखते हैं, इसका न्यूक्लियस बना रहा हूं मैं, इसे एटम का न्यूक्लियस है कार्बन एटम का, ठीक है। प्रोटॉन का नंबर तो चेंज हो नहीं सकता, वो 6 ही है, बट न्यूट्रॉन का नंबर हो गया कितना? 7। 6 + 7 करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 13 हो जाएगा। तो कार्बन का नंबर तो 6 ही है, कौन सा? एटॉमिक नंबर 6 ही है, 6 प्रोटॉन ही है, बट उसके अंदर वजन कितना हो गया? 13 हो गया। ऐसा एक और करते हैं, न्यूक्लियस वाले पार्ट में प्रोटॉन तो 6 ही रहने वाला है, बट न्यूट्रॉन का नंबर कितना हो गया? 8 हो गया। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है अभी भी, बट एटॉमिक मास कितना हो गया? 14 हो गया। तो एटॉमिक नंबर वाला पार्ट में स्टार्टिंग में बताया था, एटॉमिक नंबर वो होता है कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब कितना पॉजिटिव चार्ज या कितना नेगेटिव चार्ज। कोई भी एटम में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हमेशा इक्वल होता है, हम लोग ऐसा बोलते हैं एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ये 6 वाला पार्ट तो कभी बढ़ ही नहीं सकता, तो बढ़ता कौन है? न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन का कोई चार्ज ही नहीं होता है। ये पर न्यूट्रॉन 6 है, ये पर न्यूट्रॉन 7 है, ये पर न्यूट्रॉन 8 है। इसके वजह से कार्बन 12 भी है एटॉमिक मास, कार्बन 13 भी है एटॉमिक मास में, कार्बन 14 भी है एटॉमिक मास में। अब हो गया ना पंगा, कार्बन तो एक ही बनता है क्योंकि सबका केमिकल प्रॉपर्टी सेम है ना, तो है तो ये सब कार्बन ही है, सबकी प्रॉपर्टी सेम भी है, सबका एटॉमिक नंबर भी सेम है, बट वजन अलग अलग होने की वजह से इन सबको अलग अलग बॉक्स देना पड़ रहा था। मतलब समझ रहे हो क्या हो रहा है? पर एक ही बंदे को वजन अलग अलग होने की वजह से अलग अलग बॉक्स देना पड़ रहा है। ये कहां तक सही है? तुम लोग कार्बन के बारे में भी बात कर रहे हो, कार्बन के अंदर की प्रॉपर्टी भी सेम है, बट हम लोग का जो आइडिया है कि हम लोग एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज कर रहे हैं, इसके वजह से कार्बन 12 को अलग जगह देना पड़ रहा था, कार्बन 13 को अलग जगह देना पड़ा था, और कार्बन 14 को अलग जगह देना पड़ा था। सेम पर्सन, एक ही पर्सनालिटी को हम लोग अलग अलग जगह देना स्टार्ट कर रहे थे, विच वाज अगेन रॉन्ग। हम लोग एक बंदे को एक ही जगह देने वाले हैं, हम लोग एक में 2 भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो एक को 3 भी तो नहीं देने वाले बॉक्स, हर एक के लिए एक बॉक्स अवेलेबल रहना चाहिए। इसके वजह से इस वाले पार्ट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज आ गया था उन लोगों को कि आइसोटोप्स वाले पार्ट को हम लोग कैसे अरेंज करें। ये वाला पार्ट उन लोगों को समझ रहा नहीं था, तो ये हो गया उसका सेकंड डीमेरिट्स वाला पार्ट।
अब बात करते हैं थर्ड वाला पार्ट में। कैसा थर्ड डिमेरिट क्या था? सो थर्ड डिमेरिट वाला पार्ट इज नथिंग बट द इंक्रीज in atomic mass was not uniform. Therefore, it was difficult to predict how many elements can come between two heavy elements. अभी वाला पार्ट में क्या हो गया देखते हैं। मैं एग्जांपल भी देता हूं तुम लोगों को, जो टेबल में बनाया गया है। पहले टेबल वाला पार्ट इज, अगर मैं Hg ले लेता हूं, Hg का वजन 200 है। हैवी एलिमेंट्स बोले तो बड़े बड़े एलिमेंट्स लेते हैं। Ti का वजन 204 है। नेक्स्ट इज Pb लेड, ओके। Pb का वजन 207 है। उसके बाद Bi का वजन 208 है। उसके बाद नेक्स्ट वाला पार्ट में डायरेक्ट थोरियम आ रहा है, जो Bb के नीचे वजन 240 है। अब उन्होंने क्या बोला, जो एटॉमिक मासेस है, जो वजन के हिसाब से जो बढ़ रहे हैं, मतलब एक एलिमेंट फिर से थोड़ा सा भारी, फिर से थोड़ा भारी, तो जो भारी वाला पार्ट है उसको इंक्रीजिंग जो ऑर्डर है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में कुछ यूनिफॉर्मिटी नहीं है। यूनिफॉर्मिटी मतलब क्या गया, सेम कुछ रेगुलरिटी नहीं है कि कितना कितना डिफरेंस है। लाइक एग्जांपल देखोगे, ये 200 नंबर है तो दूसरा एलिमेंट 204 पे आ रहा है, मतलब 3 का गैप हो गया, 201, 202, 203, ये पर 3 का गैप आया। 4 से 7 वाला पार्ट में देखोगे तो 5, 6, 2 का गैप ही आ रहा है। 7 से 8 देखोगे तो कुछ गैप ही नहीं है, और 8 से डायरेक्ट 240 का गैप है। तो इस राइज वाले पार्ट में कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो लॉजिक देखोगे, यहाँ पर 4 का गैप आ रहा है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 3 का गैप आ रहा है, यहाँ पर 2 का गैप आ रहा है, यहाँ पर कुछ गैप ही नहीं आ रहा है। तो 208 से 240 के बीच में और कितने एलिमेंट्स आएंगे ये हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो हमने स्टेटमेंट क्या लिखा, द इंक्रीज इन एटॉमिक मास वाज नॉट यूनिफॉर्म। जो इंक्रीज हो रहा है वो कुछ यूनिफॉर्मिटी नहीं रख रहा था कि कॉमन सेम में आ रहा है, कि इसमें 2-2 का डिफरेंस सब में आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। सो इट वाज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट, कि हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हाउ मेनी एलिमेंट्स कैन कम बिटवीन द टू हैवी एलिमेंट्स। ये दो हैवी एलिमेंट्स में और कितने एलिमेंट्स आएंगे, आएंगे भी या नहीं आएंगे। दैट वाज आल्सो अ क्वेश्चन मार्क, कि भाई ये Bi के बाद TH वाला पार्ट आ गया कि इसके दो के बीच में और कोई एलिमेंट्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते। दैट वाज आल्सो अ बिग क्वेश्चन मार्क, जिसके वजह से ये वाले पार्ट को हम ड्रॉबैक में काउंट करते हैं। दैट वाज अगेन अ डीमेरिट ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। And the last one is the position of hydrogen, which is the fourth point of demerit, is position of hydrogen. तकलीफ की बात यह है कि आज की डेट में भी हाइड्रोजन का प्रॉब्लम है ही है। सिर्फ ऐसा नहीं कि मेंडेलीव के टाइम पे प्रॉब्लम था, तब तो प्रॉब्लम था ही और हमने इसको डीमेरिट में काउंट भी किया। आज की डेट में भी ये प्रॉब्लम है। देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाला पार्ट क्या हो रहा था, इस हाइड्रोजन का पंगा ये हो रहा था कि ये बंदा दो जगह अपनी सिमिलरिटी शो कर रहा था। इसका सिमिलरिटी ग्रुप नंबर 1 अल्कली मेटल्स के साथ शो हो रहा था, और सेकेंडली ग्रुप नंबर 7 हेलोजेंस के साथ भी शो हो रहा था। अब कैसे बात करते हैं, हेलोजेंस के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करते हैं, हेलोजन की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करते हैं, ठीक है। हेलोजेंस कौन होते हैं, इट्स लाइक फ्लोरीन और क्लोरीन। फ्लोरीन का फॉर्मूला F2 है और क्लोरीन का फॉर्मूला Cl2 है। कहने का मतलब सारे जो हेलोजेंस होते हैं उसके फॉर्मूला X2 होते हैं, मतलब एलिमेंट कुछ भी होगा नीचे 2 आएगा। जब यही वाला पार्ट उन्होंने हाइड्रोजन से देखा तो हाइड्रोजन वाले पार्ट का क्या था, हाइड्रोजन का फॉर्मूला H2 आ रहा था। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि हेलोजन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज तो सेम दिख रहे हैं। अगर ये सेम दिख रहे हैं इसका मतलब हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी किससे मैच कर रहा होगा, ग्रुप नंबर 7 हेलोजन से मैच कर रहा होगा। फिर उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स की बात करते हैं, अल्कली एलिमेंट्स की बात करते हैं। अल्कली एलिमेंट्स में कौन है हमारा, सोडियम। सोडियम इज नथिंग बट Na। इन्होंने क्या किया, सोडियम को रिएक्ट करवाया।
सोडियम को जब उन्होंने क्लोरीन से रिएक्ट करवाया, हेलोजन से रिएक्ट करवाया, तो इसका फॉर्मूला बन रहा था NaCl। अब इन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन से चेक किया, बिकॉज वो चेक कर रहे हैं हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी अल्कली से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उन्होंने हाइड्रोजन को उठाया, सोडियम की जगह हाइड्रोजन लिया और इसको भी उन्होंने क्लोरीन से रिएक्ट करवाया। जैसे क्लोरीन से रिएक्ट करवाया तो फॉर्मूला क्या बना, HCl। तो इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फिर से सेम बन गए। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बन रहा था, यहाँ पर अकेला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था, बट यहाँ पर जो कंपाउंड बन रहा है, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये जो कंपाउंड बनने का स्टाइल था सेम था। ऐसा एक और लेते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं। सोडियम को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया तो ये क्या बनाया, Na2O बनाया, सोडियम ऑक्साइड बनाया। जब उन्होंने अल्कली की जगह पे हाइड्रोजन यूज किया, बिकॉज इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम है ना, तो जो हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाया था ऑक्सीजन के साथ, तो ये पर भी क्या बना, H2O बना। तो अभी उन्होंने क्या देखा, जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड बन रहा है, जो मैं टर्म यूज कर रहा हूं यही वर्ड आप लोगों को यूज करना होगा, जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड बन रहा है वो कंपाउंड वाला पार्ट सेम बन रहा है। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, हेलोजन के अंदर क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था एंड अल्कली मेटल के अंदर मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स का फॉर्मूला सेम आ रहा था। ये दोनों फॉर्मूला सेम आने की वजह से ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया कि हाइड्रोजन को कहां पर प्लेस किया जाए, ग्रुप नंबर 1 में प्लेस किया जाए या ग्रुप नंबर 7 में प्लेस किया जाए, विच वाज अ प्रॉब्लम फॉर मेंडलीव्स वाला पार्ट। और ये वाला प्रॉब्लम आज की डेट में भी है, तो देखते ही वाला पार्ट क्या होगा। बट फिलहाल के लिए आज हम लोग इतना ही बात करने वाले हैं कि व्हाट आर द मैरिट्स एंड डीमेरिट्स वाला पार्ट। तो डीमेरिट्स वाला पार्ट क्विकली एक्सप्लेन करता हूं फिर से। 4 पॉइंट्स था। पहला वाला पॉइंट क्या था, कोबाल्ट और निकल को अलग अलग जगह नहीं मिल पा रही थी क्योंकि उन लोग के दोनों के एटॉमिक मास सेम था। सेकेंड वाला प्रॉब्लम क्या था, आइसोटोप्स वाला पार्ट। आइसोटोप्स में क्या होता है, सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट एटॉमिक मास। जो वजन था वो अलग अलग होता है लेकिन सेम पर्सनैलिटी का। एक ही बंदे का अलग अलग वजन रहेगा तो हम लोग उसके लिए 4 अलग अलग बॉक्स नहीं देने वाले, हम लोग एक बंदे के लिए एक ही बॉक्स रख रहे हैं। तो ये वाला आइसोटोप्स भी एक प्रॉब्लम हो गया, तो उसको भी हटाया हम लोग ने। थर्ड वाला पार्ट था, दो एलिमेंट्स के बीच में कितना वजन का जो गैप था वो कुछ फिक्स नहीं था, किसी में 10 का गैप आ रहा है, किसी में 2 का गैप आ रहा है, किसी में कोई गैप ही नहीं आ रहा है। तो और फ्यूचर में और कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं वो हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे थे। और फोर्थ वाला पॉइंट वाज पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी ग्रुप नंबर 1 अल्कली से मैच कर रही थी, ग्रुप नंबर 7 हेलोजन से मैच कर रही थी। 1 वाले पार्ट में क्या हो रहा था, मॉलिक्यूलर कंपाउंड सेम बन रहे थे। किसके बन रहे थे, अल्कली मेटल्स के जो एलिमेंट्स थे, मतलब ग्रुप नंबर 1 के जो एलिमेंट्स थे उसकी प्रॉपर्टी के फॉर्मूलाज और हाइड्रोजन के फॉर्मूला सेम बन रहे थे। ग्रुप नंबर 7 में क्या होता, हेलोजन के जो फॉर्मूलाज थे F2X2, मतलब X2 वाला पार्ट, ऐसा जो नीचे 2 आ रहा था ऐसे हाइड्रोजन में भी 2 आ रहा था, तो इसका फॉर्मूला यहाँ पर भी मैच कर रहा है और मॉलिक्यूलर कंपाउंड यहाँ पर भी मैच कर रहा है। ये दोनों सेम होने की वजह से ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क और चैलेंज हो गया था मेंडलीव को, इसको रखा कहां जाए। दिस आर द 4 मेन पॉइंट्स ऑफ डीमेरिट्स वाला पार्ट। आज हम लोग मेरिट्स के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर वाले पार्ट में हम लोग बात करेंगे एक्चुअल प्रॉब्लम जो इन सबको हटाया गया था, स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, टिल देन bye bye and have a great day, or it could be a great night for you. Bye bye and do like, share and subscribe the channel. The channel is really growing also. आप लोगों का सपोर्ट की वजह से आज हम लोग एक पॉइंट तक पहुंच रहे हैं, बट माइलस्टोन पहुंचने के लिए अभी भी टाइम है। आई डू लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, से देम टू वॉच द वीडियोस आल्सो, कि उन लोगों को कहीं ना कहीं हेल्प भी आउट हो जाएगा। टिल देन दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।